Good morning students, welcome to Jobs Adda. I am Dr. Shikha Chib and here I am with some interesting things. जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB ने काफ़ी सारी पोस्ट निकाली हैं एंड अब JKPSC ने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकाली हैं. सो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है सिलेबस. एज़ यू नो कि सिलेबस में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है कि नेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी. सो हमें सब चीज़ों को इंक्लूड करना होता है. सो अब कई बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे होंगे एग्ज़ाम्स में, कुछ होंगे जो बहुत बार दे चुके होंगे, उनका तो ठीक है, वो बिल्कुल सेट होंगे इस चीज़ के लिए. लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कहाँ से मटेरियल लाएंगे. करंट अफेयर्स है, ओ माय गॉड इतने ज़्यादा टॉपिक, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री ज्योग्राफी, हम कैसे सारा इतना ज़्यादा पाइल अप करेंगे मटेरियल. सो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प. क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक सोर्स से लोगे सो आपको लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ रह गई. आप दूसरे बच्चे को देखोगे कि अच्छा उसने ये चीज़ की है, मैंने ये चीज़ नहीं की है, तो शायद कहीं मैं इस चीज़ में लैक ना कर जाऊं. सो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्सेज होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको सारा मटीरियल दूँगी. बस आपको पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेट करना है अपने एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है. एंड आज की क्लास जो है मैं एक ओरिएंटेशन क्लास रखूँगी ताकि जिसमें मैं आपको पूरा फुल्ली बता सकूँगी करंट अफेयर्स बेसिकली आपको पढ़ने किस तरह से हैं, कहाँ से पढ़ने हैं और मैं कौन से सोर्सेज फॉलो करूँगी जो आपको करंट अफेयर्स में हेल्प कर सकें. सो प्लीज़ डोंट पैनिक. इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लगेगा कि पता नहीं है मैम क्या नई चीज़ ले आए हैं ये लोग, करंट अफेयर्स हैं एंड ऑब्वियसली आई एम न्यू टू यू. सो आपको थोड़ा लगेगा कि पता नहीं किस तरह से पढ़ाएंगे. सो जस्ट ट्रस्ट. और अगर आप इंस्टीट्यूशन में इनरोल हुए हैं तो हम आपको बेस्ट मटेरियल ही प्रोवाइड करेंगे. हम लोग यहाँ आपके लिए ही बैठे हैं. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए. क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में आपने हमारे वाले अगर मटेरियल फॉलो कर लिया तो आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा यहाँ से तो पढ़ लिया अब मैं वहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ. तो इससे क्या होगा कि सिर्फ आप कंफ्यूज ही होंगे और कुछ नहीं होगा. तो मेरा ये कहना है कि आप एक मटेरियल फॉलो करो और उसको बार बार रिवाइज़ करो रादर देन आप बहुत सारे मटेरियल्स को ले लो और रिवाइज़ कुछ भी ना हो. क्योंकि मेन फंडा आपको पता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो JKSSB हो, JKPSC हो, इवन UPSC हो, सबका मेन फंडा यही होता है कि आपको रिवाइज़ करना है. रिवीजन इज़ मस्ट. तो जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद ओरिएंटेशन क्लास, ठीक है. तो मैं जो सोर्सेज फॉलो करूँगी वो होंगी कुछ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर. ऑब्वियसली आप लोग भी कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं तो दो से 3 घंटे वो उसी में वेस्ट कर देते हैं. सो इट्स अ गुड हैबिट, आपको पढ़नी चाहिए. बट आपको कोई न्यूज़पेपर में PhD हासिल नहीं करनी है कि आपको आज मोहल्ले में जाके न्यूज़ बतानी है कि हाँ भाई आज ये हुआ है तो मैं तो आज पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो पता नहीं अब बस मैं तो अब 30 मार खाऊँ. सो ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है. आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आपके लिए नेसेसरी हैं. सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वही चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी हैं. बाकी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकें वो टाइम. तो इसलिए आई एम हेयर. और सेकंड सोर्स मेरा होगा मैगजीन्स होती हैं बहुत सारी इकोनॉमी पे होती हैं. इवन हमारी गवर्नमेंट कई सारी मैगजीन्स निकालती हैं. सो मैं कुछ वो सोर्सेज फॉलो करूँगी. और लास्ट सोर्स जो मेरा होगा और मेन सोर्स वो होगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स. एंड वहीं से मैं आपको मेन मटेरियल प्रोवाइड करूँगी और वही जो होगा ऑथेंटिक सोर्स होता है मेन, ठीक है. सो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होंगे. आप बाकी सारे अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स आप मेरे पे छोड़ दीजिए और पूरा ट्रस्ट रखिए कि करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने किस तरह से हैं, ठीक है. सो दिस इज़ कंपनी. आपको पता ही होगा, कुछ ने इकोनॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ा वर्ड नहीं है. कंपनी सब सुनते हैं रोज़, हर कोई बोल रहा होता है, हर
तीसरी लाइन तो यही होती है कि आज उस कंपनी ने ये किया, आज उस कंपनी ने ये किया, रिलायंस कंपनी ने ये किया, अच्छा एयरटेल कंपनी ने ये किया। सो कंपनी होती क्या है बेसिकली? ये एक लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि मैं, मेरी फ्रेंड, हम 3-4 लोग खड़े हो गए कि हाँ भाई हम एक कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी ऐसे थोड़ी हो गया हाँ हम खड़े हो गए मुझे कंपनी बन गई, वैसा नहीं होता। हमें प्रॉपर रजिस्टर करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास जाके। एक ऑफिस होता है, ऑफिशियल पूरा पेपर वर्क होता है, वहाँ पे जाके हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है। और वो जब गवर्नमेंट हमें एक पूरा स्टैम्प दे देगी कि हाँ भाई अब आप एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो गए हो, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लीगल एंटिटी। क्यों लीगल? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है कि हाँ भाई हम एक कंपनी हैं, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड किसके अंडर होगी? अंडर कंपनीज एक्ट। क्या था कंपनीज एक्ट? क्यों बनाया गया गवर्नमेंट में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ तो ब्रिटिश रूल था, तो वो लोग सब अपना ही करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था कि हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था। हमें एक डाटा रखना था कि जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पास इतनी चीज़ें, इतनी जो है गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं और इतनी जो है प्राइवेट हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनीज़ क्यों हैं? क्योंकि हम एक सोशल कंट्री हैं, तो हमें सोशलाइज होना है लोगों के साथ। सो उसकी वजह से ये हमें प्रॉफिट होना था। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट, ठीक है। सबसे पहला कंपनीज एक्ट था 1956, ठीक है। 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी कंपनी रजिस्टर होती थी गवर्नमेंट के अंडर, वो कहाँ रजिस्टर्ड होती थी? कंपनीज एक्ट 1956 में, ठीक है। सो फिर उसमें क्या आता है, गवर्नमेंट ने आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासिफिकेशन तो हर चीज़ की होती है, तो गवर्नमेंट ने बोला अब ईजी करने के लिए, ऑब्वियसली अब सब एक ही जगह आ जाएंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अलग कर दिया, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट की हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जो प्राइवेट सेक्टर में है वो प्राइवेट, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी क्या आता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब सोचेंगे कि अच्छा सेंटर की हैं, स्टेट की हमें पता नहीं कितनी लर्न करनी है। आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी क्लासिफिकेशन है। कोई आपको अगर कभी पूछ ले या इवन नहीं भी पूछे, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है। कंपनीज जो होती हैं ऐसे रजिस्टर्ड होती हैं। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं उसमें भी सेंटर ने बोला कि अब सेंटर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हमें उनको फर्दर क्लासीफाई करना है। किस बेसिस पे? कि उनका टर्नओवर कैसा है, वो किस तरह से प्रॉफिट कमा रही हैं, वो ग्लोबली हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो उसके बेसिस पे भी उन्होंने किया। उसकी 3 क्लासिफिकेशन उन्होंने दी, दैट इज़ मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। अब आप इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे है। महारत्न, महा मीन्स बिग और रत्न मीन्स ज्वेल। आपको पता है ये हीरा मोती, मतलब ये जो तो ज्वेल्स होते हैं, ये रत्न होते हैं जो हमारे। पर इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया, महारत्न क्यों बोला गया? क्योंकि जो इसका टर्नओवर था वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो तो उसको हम महारत्न बोलेंगे। और जो ग्लोबली हमें रिप्रेजेंट करे इंडिया को कि हाँ ये कंपनी जो है इंडिया की है और ये बहुत अच्छा कर रही है इंडिया में और इवन ये ग्लोबली भी जानी जा रही है, तो उसका नाम था महारत्न, ठीक है। सेकेंड थी मिनी रत्न, मतलब छोटी है, महारत्न से छोटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है। हाँ है, बट वो 20,000 करोड़ उसका टर्नओवर नहीं है, उसका उससे कम है, ठीक है। एंड लास्ट है नवरत्न। नवरत्न, नव मीन्स नया। सो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि नव है, नया है, तो मतलब कि वो न्यूली फॉर्म्ड है, बट फिर भी उसके कई क्राइटेरियाज है जो कि सेबी ने हमें पूरे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उसके अंदर वो लिस्टेड होनी चाहिए। सो उस हिसाब से ये डिवाइड की गई थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब आपको बताया क्यों, कुछ तो सोच रहे होंगे हमें तो पता था, ये क्या ऐसे ही फालतू में बताई जा रही, टाइम वेस्ट कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली एनटीपीसी न्यूज़ में था। एंड व्हाट इज़ एनटीपीसी? एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक इंडिया की कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये रिकॉग्नाइज हुई है एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर 15th ईयर इन अ रो बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट
ये ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट जो है एक ग्लोबल मतलब ये बाहर का है। ये क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं उनकी कंपनीज़ होती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि किस हिसाब से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस हिसाब से उनका काम है, उनका टर्नओवर, उनका प्रॉफिट, सब चीज़ें देख के वो उस हिसाब से लिस्ट करते हैं। तो इंडिया की एनटीपीसी जो है उसमें लिस्ट हुई है, और कौन से नंबर पे लिस्ट हुई है? 38th नंबर पे लिस्ट हुई है। और ये लास्ट पोजीशन जो थी इंडिया की 40 उससे 47 नंबर ये ऊपर आई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली हमारे लिए गुड थिंग क्यों है? क्योंकि हम इंडिया इतने कोविड, इतना पैंडमिक के बाद भी हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली। तो हमारा 38th नंबर आया है और हम पिछले पोजीशन से अप हुए हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग। अब बेसिकली एनटीपीसी है क्या? ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये है क्या? ये एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है। व्हाट इज़ कॉन्ग्लोमरेट? कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंट छोटी छोटी जो एनर्जी की कंपनीज हैं, हर जगह हर स्टेट में हैं। इवन सेंटर में भी बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी की हैं, थर्मल की हैं, फिर कोल की हैं। तो जो एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, उनको मिला के जो एक बड़ी कंपनी है, दैट इज एनटीपीसी। ठीक है, नाउ इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना होता है। कंपनीज एक्ट 1956 में ये रजिस्टर्ड है। एंड अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हेडक्वार्टर है इसके दिल्ली में। इट इज़ अ महारत्न कंपनी। ठीक है, नाउ मैंने आपको बता दिया पीएसयू क्लासिफिकेशन है ये, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। ठीक है, अब ये इनके क्राइटेरियाज हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है मिनी रत्न डिस्क्राइब करेंगे, उसको नवरत्न डिस्क्राइब करेंगे या महारत्न डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप एक बार जस्ट गो थ्रू हो लेना कि हाँ किस बेसिस पे उनको होता है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे माइंड में कि हाँ ये चीज़ है जो इसको क्लासीफाई कर रही है। ठीक है, सो आपको मेन चीज़ जो है आपको एग्जांपल याद रखनी है महारत्न कंपनीज़ की, बिकॉज वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड रोज़ जो है कहीं ना कहीं न्यूज़ में आई होती है कोई ना कोई महारत्न कंपनी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसकी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रोज़ सुनते हैं हम, बट हमें पता नहीं था कि ये महारत्न कंपनी है। सो अब आपको पता होगा। ठीक है, सेकेंड इज़ ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है, एंड थर्ड इज कोल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ इज गेल, फिफ्थ इज एनटीपीसी। अभी तो आपको नाम आया एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, नवरत्न कंपनीज जो है, रीसेंट नवरत्न कंपनी इज एनबीसीसी। व्हाट इज एनबीसीसी? दैट इज नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एंड EIL, दैट इज इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया। ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुई हैं अभी हमारे हमारी गवर्नमेंट ने अभी जस्ट ऐड किया है इनको रिसेंटली। आपको इनका नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया कि हाँ अगर आपने कभी सुना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नवरत्न कंपनीज हैं। ठीक है, सो मिनी रत्न में आपको पता होगा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BSNL एंड जो भी आपकी और छोटी मोटी कंपनीज हैं। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो जो आपने कभी नाम सुना होगा तो आपको ये पता रहे कि हाँ ये वो कंपनी है, बस दैट्स इट। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़, ये था एक करंट अफेयर। दैट्स वाई मैंने आपको ये करंट अफेयर क्यों बताया, ये अभी कल ही आया था रिसेंटली न्यूज़ में, कल ही न्यूज़ में आया था कि इंडिया में एनटीपीसी जो है वो 38th रैंक पे आई है और 47th नंबर इसने अपग्रेड किया है। सो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। सो मैंने आपको ये बताना था बेसिकली कि देखो एक करंट अफेयर की वजह से आपने कितना ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया। एक करंट अफेयर आपका कितना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करता है, दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली बनानी है। अब आप सोचेंगे, अभी कुछ तो होंगे जो ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि अच्छा अब हमें इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो और टाइम वेस्ट होगा।
कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो नोट्स, वो पीडीएफ सब मैं दूंगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नेट पे, कहीं आपको बाहर नोट्स, हर जगह बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, बट उससे सिर्फ आप कंफ्यूज ही होंगे। मैं आपको पूरे ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको नोट्स बना के दे दूंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ पढ़ना है और उसको अच्छे से रिवाइज करना है और अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ये मैंने आपको बताना था। अब मैंने इसमें थोड़े से MCQs बनाए हैं कि आपको किस हिसाब से इसमें MCQ बन सकता है NTPC के ऊपर। सो या जो भी करंट अफेयर्स था। सो लेट्स सी फर्स्ट एंड okay, first question is which of the following is an example of महारत्न। ऑप्शंस ये मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन से जो हैं वो महारत्न कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑयल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड या नन ऑफ द अबव। सो अभी मैंने आपको बताया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो महारत्न कंपनी है। सो आंसर इज इंडियन ऑयल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, NTPC इज अंडर विच मिनिस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी या कोई भी अगर स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की या कुछ भी हो रहा है तो उसकी आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि अगर ये न्यूज़ आई है तो उसका स्टैटिक पोर्शन में बच्चे ने पढ़ा भी है कि नहीं। ये तो सिर्फ वो रट के आ गया करंट अफेयर, हाँ ठीक है ये चीज़ था तो बस ठीक है, वहाँ जाके वो वॉमिट कर देंगे, बस आंसर्स हो गए। बट ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन जो भी इंक्लूडेड होता है वो हमें इन्वॉल्व करना होता है। दैट्स द मेन थिंग ऑफ करंट अफेयर्स। तभी हमें करंट अफेयर्स पे इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। हर सिलेबस में फर्स्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके। सो वो हमें क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ इतना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है कि आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स रिवाइज करने होते हैं उसमें इतनी हेल्प हो जाती है कि आप खुद सोचते हो कि हाँ करंट अफेयर्स सच में इम्पॉर्टेंट हैं। सो ठीक है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए सबको कि अंडर विच मिनिस्ट्री, मैंने अभी बताया था। सो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आप खुद ही सोच लो ना, ये तो वैसे कि अगर फुल फॉर्म से ही बंदा सोच लेता है कि अच्छा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है तो मतलब थर्मल है तो थर्मल से हमें क्या मिलता है, वो तो इंडिया ऑब्वियसली थर्मल उसको यूज़ करता है पावर जनरेशन के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज या मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज महारत्न कंपनीज आर अंडर विच डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मुझे पता है, मैंने लिख दिया, मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या नोटा। सो व्हाट इज़ इट, क्या हो सकता है, मतलब अगर आप तुक्का भी मारो तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। Okay, next question is recently in news NTPC has got which rank by Great Place Work। ग्रेट प्लेस वर्क मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि NTPC में कौन सा रैंक मिला है, दैट इज़ इट 37th, 47th, 38th या 20th। सो इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो मेन चीज़ थी, मेन फोकस था। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कितनी ध्यान से सुन रहा था। सो आंसर्स आप बता देना, समझदार के लिए वैसे इशारा काफ़ी होता है। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड NTPC वॉज कॉन्फर्ड एज महारत्न कंपनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब NTPC जो है वो कब गवर्नमेंट ने महारत्न का स्टेटस उसको दिया था,
ये तो अब उसमें था नहीं करंट अफेयर में था कि भाई उसमें 38th रैंक था। कभी ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आप यही पढ़ के गए हो कि एनटीपीसी जो है उसमें इतना रैंक आया था और ग्रेट प्लेस वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया था, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे सोचेंगे अच्छा ये तो पता नहीं इन्होंने सिलेबस के बाहर से दे दिया, हमें तो पढ़ाया ही नहीं है इंस्टीट्यूट वालों ने, ओहो अब तो बताते हैं उनको जाके कि पता नहीं क्या किया उन्होंने हमारे साथ। सो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब किया था गवर्नमेंट ने उसको एज अ महारत्न स्टेटस कब दिया था? दैट इज़ 2010। सो ज़्यादा पुराना नहीं है। सो 2010 में एनटीपीसी को महारत्न का स्टेटस मिला था। सो दैट्स इट गाइस। मैं आप सबको सिर्फ आज एक ओरिएंटेशन क्लास की तरह इसलिए लिया है बिकॉज बहुत सारों के मन में यही डाउट है कि हमें किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने थे। सो वो छोटे छोटे डाउट्स के लिए मैंने ये सेशन रखा था। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आपको कुछ ना कुछ हेल्प किया होगा इससे, और आपको थोड़ा माइंड रिलैक्स हो इस ये सब देख के कि हाँ हमें यहाँ से आसानी हो सकती है। सो बस उस चीज़ के लिए मैंने ये किया था एंड आई होप कि आप सबको ये हेल्प किया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड जॉब्स अड्डा में आपके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो कोर्सेज़ हैं वो लाइव हैं, आप सबको पता ही है। सो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन फास्ट करनी है। सो ठीक है, सो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।